Welcome back, class 7th. Today this is the second part of history chapter 6. In our previous video we have discussed about lost wax technique which was used in bronze statues. After that we have discussed about network of small towns. Now today we will be discussing taxes on markets and traders, big and small. So let us begin our chapter. Here in this box you can see the taxes which were prevalent in the markets. The following is a summary from a 10th century inscription from Rajasthan. Inscription पता है आपको क्या होती है? So from Rajasthan 10th century की जो inscription है उसमें ये summary मिली है. Which lists the dues that were to be collected by temple authorities. There were taxes in kind on sugar and jaggery. ठीक है, इन सब पर टैक्सेस थे. डाइज, थ्रेड एंड कॉटन. देन ऑन कोकोनट्स, सॉल्ट, एरिका नट. एरिका नट मीन्स सुपारी. बटर, सिसेम ऑयल मीन्स तिल का तेल. ऑन क्लोथ. सो इन सब पे टैक्सेस लिए जाते थे. बिसाइड्स देयर वर टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, ऑन दोज हु सोल्ड मेटल गुड्स. ठीक है, ट्रेडर्स में मतलब जो लोग सेलिंग और परचेजिंग का काम करते थे. देन ऑन डिस्टिलर्स मीन्स दोज हु यूज्ड टू सेल लिकर्स मीन्स जो शराब बेचते थे. एंड ऑन ऑयल. ऑन कैटल फॉडर. द फॉडर मीन्स चारा. तो जो एनिमल्स को जो चारा खिलाते थे उस पे भी उनको टैक्स देना होता था. एंड ऑन लोड्स ऑफ ग्रेन. So some of these taxes were collected in kind. In kind means not in money. Kind means जो goods के रूप में ही वो लिए जाते थे. Okay, nowadays we are paying taxes in the form of money. But in ancient time, in medieval time, generally they used to collect taxes in kinds. Okay, अगर किसी फार्मर पे टैक्स लगाया है, उसके खेत में शुगर या जैगरी हुई है, ठीक है, या उस कोकोनट पे अगर टैक्स लगा है तो उसको कोकोनट के रूप में ही टैक्स देना होगा, मनी के रूप में नहीं. While others were collected in cash. So some taxes were collected in cash also. Now let us talk about traders, big and small. There were many kinds of traders. These included the Banjaras. Several traders, especially horse traders, formed associations with headmen who negotiated on their behalf with warriors who bought horses. So जो ट्रेडर के एसोसिएशंस होते थे उसमें एक हेडमैन होता था, मीन्स जो चीफ टेन होता था, कि जो चीफ पर्सन होता था वो सारा नेगोशिएट करता था. अगर सपोज उनके साथ में अगर 10 जो हॉर्स सेलर जा रहे हैं तो वहाँ पे वो अगर हेडमैन ने जो अगर कोई ट्रांजैक्शन कर लिया है किसी से, दैट हम लोग आपको इस रेट पे हम आपको माल बेचेंगे, तो जो उसके साथ उस एसोसिएशन में जितने भी लोग होते थे वो उस हेडमैन की प्राइस से एग्री हो जाते थे और वो अपना माल दूसरों को उस प्राइस पे सेल कर देते थे. ठीक है. सिंस ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू many kingdoms and forest, they usually traveled in caravans. ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि वो उनको बहुत सारे फॉरेस्ट और बहुत सारे किंगडम्स, बहुत सारी सिटीज से उनको पास ऑन होना होता था, तो इसलिए वो कारवां में जाते थे. अकेला जाएगा तो बहुत सारी रिस्क है, पर जब कारवां में, जब ग्रुप में चलते थे तो रिस्क थोड़ा कम हो जाती है. ओके. एंड फॉर्म्ड गिल्ड्स. गिल्ड्स भी होता है, जो ट्रेडर्स के एसोसिएशन होते हैं उनको गिल्ड्स बोलते हैं. टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. देयर वर सेवरल सच गिल्ड्स इन साउथ इंडिया फ्रॉम द 8th century onwards. द मोस्ट फेमस बीइंग मनीग्रामम एंड नानादेसी. ये दोनों जो गिल्ड थे साउथ इंडिया में ये बहुत फेमस थे, दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन थे ट्रेडर्स के. These guilds traded extensively both within the peninsula and with Southeast Asia and China. ठीक है, ये इन जो एसोसिएशन जो ट्रेडर्स की थी, इन्होंने इंडिया के अलावा चाइना और एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया, दूसरी कंट्रीज में भी गुड्स सेल की.
There were also communities like Chettiars and the Marwari Oswals who went on to become the principal trading groups of the country. इसके अलावा चेटियार्स थे, मारवाड़ी ओसवाल थे, ठीक है, वो भी बहुत प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स थे, बहुत मेन ट्रेडिंग ग्रुप्स थे इस कंट्री के. देन गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूडिंग द कम्युनिटीज ऑफ हिंदू बनियास एंड मुस्लिम बोहराज traded extensively with the ports of Red Sea, Persian Gulf, East Africa, Southeast Asia and China. तो गुजराती जो ट्रेडर्स थे और हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहराज, ये तीनों स्पेशली ये गल्फ कंट्रीज में, अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, यहाँ पे ये गुड्स सेल करते थे. They sold textiles and spices in these ports and in exchange brought gold and ivory from Africa. आइवरी होता है हाथी दांत, तो अफ्रीका से वो गोल्ड और आइवरी बदले में लेते थे. एंड स्पाइसेस, टिन, चाइनीज, ब्लू पॉटरी एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना. तो इन कंट्रीज से ये इतनी सारी जो चीज़ें होती थी वो परचेज करते थे. द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब, पर्शियन, Chinese, Jewish and Syrian Christian traders. Indian spices and cloth sold in the Red Sea port were purchased by Italian traders and eventually reached European markets, fetching very high profits. Spices grow in tropical climates. क्योंकि जो स्पाइसेस होते हैं लाइक पेपर है, सिनामॉन है, दालचीनी है, नटमेग मीन्स जायफल, ड्राइड जिंजर, ठीक है, इसको हम सॉल्ट भी बोलते हैं. सो बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कुकिंग एंड कॉटन क्लॉथ वाज वेरी अट्रैक्टिव. तो इंडिया से ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सपोर्ट होती थी. दिस इवेंचुअली ड्रू यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया. और इसी कारण से जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए थे. ठीक है, वी विल शॉर्टली रेड अबाउट दीज how this changed the face of trading and towns. Now let us read about Kabul. Kabul is in Afghanistan. Okay, with its rugged mountainous landscape, Kabul became politically and commercially important from 16th century onwards. Kabul and Kandahar were linked to the celebrated Silk Route. एक जो इंडिया से बहुत फेमस सिल्क रूट था, 6th क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था. तो जो सिल्क रूट था बेसिकली इंडिया से चाइना, फिर चाइना से और जो गुड्स, वो सिल्क जो जाता था तो वो यूरोपियन कंट्रीज में जाता था पूरा. ठीक है, तो काबुल और कंधार होता हुआ वो सिल्क यूरोपियन कंट्रीज जाता था. बिसाइड्स ट्रेड इन हॉर्सेस वाज primarily carried on through this route. In the 17th century, Jean-Baptiste Tavernier, a diamond merchant, जो बैप्टिस्ट जो था एक डायमंड मर्चेंट था, estimated that the horse trade at Kabul amounted to rupees 30,000 annually, which was a huge sum in those days. So he thought that अगर हॉर्स का ट्रेड किया जाए वहाँ पे तो 30,000 का जो ट्रेड होगा वहाँ पे तो वो बहुत बड़ा अमाउंट है. Camels carried dried fruits, dates, carpets, silk and even fresh fruits from Kabul to the subcontinent and elsewhere. Slaves were also brought here for sale. ठीक है, स्लेव्स भी लाए जाते थे सेल करने के लिए. स्लेव्स होते हैं जिनको गुलाम बना लिया जाता है, ठीक है, और फिर उनसे काम करवाया जाता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा हार्श बिहेवियर होता है उनके साथ में. Nowadays the system is not prevalent, but medieval period the slavery system was prevalent. The craft person of Bidar was a city in Karnataka, were so famed for their inlay work on copper and silver that it came to be called बिद्री. ठीक है, उनका जो बीदर के जो लोग थे वो इतना सुंदर काम करते थे कॉपर और सिल्वर पे कि वो उनके काम को बिद्री कहा जाता था. द
Panchalas or Vishwakarma community, consisting of goldsmith, bronzesmith, blacksmith, masons and carpenters were essential to the building of temples. ठीक है, temples में कितना सुंदर काम होता है हम देखते हैं. तो वो वहाँ पे सब लोग, ये जो भी गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ थे, ये सब वहाँ पे बहुत ज़रूरी होते थे. They also played an important role in the construction of palaces, big buildings, tanks and reservoirs. Similarly, weavers such as the Saliyar or Kekolars emerged as prosperous community, making donations to temples. Some aspect of cloth making like cotton cleaning, spinning and dyeing became specialized and independent craft. In this chapter we are discussing about towns, traders and craft persons. So now we are discussing this craft which was prevalent during medieval time. So for today we end our discussion here. Thank you.